Good morning, students. I hope you all are very well in your home and maintain social distancing and also be aware to corona. Now we are start our today's class, a political science class, and today we start a new chapter, which is the name of the era of one party dominance. And here we go to watch how to Congress dominate the first election of India and back to back second and third also, and that is the era where Congress dominate the whole India in a political manner. So students, अब हम ये एक नया दौर विषय के लिहाज से एक नया दौर हम देखेंगे जब देश आज़ाद हो जाता है, और देश आज़ाद होने के बाद किस प्रकार से लोकतंत्र को बचाए रखने के बाद, डेमोक्रेसी को बनाए रखने के बाद पूरी निष्पक्षता से, पूरी शुचिता से चुनाव में पार्टिसिपेट करता है पूरा देश, और मल्टी पार्टी चुनाव होते हैं और एक पार्टी को बहुमत मिलता है, और इस प्रकार से विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र यह दिखा देता है कि वो इस चुनावी राजनीति के द्वारा यह तय कर लेता है कि वो इस स्वतंत्रता का अधिकारी था। भारतीय समाज एक सभ्य समाज था और भारत में लोकतंत्र ग्रास रूट लेवल से मजबूत तब से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से था। तो हम अपने इन्हीं विषयों पे अभी डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो बात शुरू करते हैं भारत की आज़ादी से। हमने देखा 3 चुनौतियां भारत की अपने प्रीवियस चैप्टर में। हमने देखा प्रिंसली स्टेट्स का भारत इंडियन फेडरेशन में मिलना। हमने देखा स्टेट का स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टेट को फिर से रीऑर्गेनाइज करना। और अब हम देखेंगे कि इन सारी चुनौतियों से पार पाने के बाद भारत में लोकतंत्र कैसे फला फूला, ग्रास रूट लेवल से लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ा। अभी मैंने डिस्कस किया कि हमारे यहाँ लोकतंत्र 7000 साल पहले से ही मौजूद था, 5000 साल पहले से मौजूद था। और विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक बयान दिया था कि भारतीयों को आज़ादी देना श्रेयस्कर नहीं होगा, क्योंकि ये अभी उतने मैच्योर नहीं है कि खुद से खुद के ऊपर शासन कर ले। ये बहुत समूहों के समूह हैं, मतलब कई समूहों से जुड़े हुआ एक समूह है जिसे फ्री करते ही एक दूसरे को नोच कर खा जाएंगे। और चर्चिल ने अपने जीते जी यह देखा कि उनकी यह बात झूठ साबित हो गई। हमारे साथ साथ जितने देश आज़ाद हुए थे, तो उन देशों में भी जैसे हमारे यहाँ चुनौती थी लोगों को एक रखना, राष्ट्रीय एकता दिखाना, उन देशों के पास भी ऐसे ही चुनौतियाँ थीं। लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों को फेस करने के लिए लोकतंत्र अपनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम लोकतंत्र अपना लेंगे तो हमारी राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाएगी, हम लोगों को एक नहीं रख पाएंगे। तो कुछ देशों ने एक पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करके शासन चलाया, कुछ लोगों ने सीमित मार्जिनल डेमोक्रेसी अपनाई, छोटे लेवल पर लोकतंत्र अपनाया, कुछ ने डायरेक्ट सेना का शासन अपना लिया। लेकिन भारत हमारा एक ऐसा देश बना जो इन सारी चीज़ों से परे रहा, और निश्चित रूप से हमारे तात्कालिक नेताओं को इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहिए, कोटिशा धन्यवाद देना चाहिए। ये उनके एफर्ट थे जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र रूप से खुले माहौल में रह रहे हैं, हमारे पास राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक
वैल्यूज़ हैं हमारे पास और हम सर्वाइव कर रहे हैं एक हेल्दी डेमोक्रेसी में। तो हमारे नेताओं ने यह तय किया कि हम इन समस्याओं की आड़ लेकर के, जो चुनौतियां राष्ट्र के सामने थी उनकी आड़ लेकर के लोकतंत्र से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने यहाँ डेमोक्रेसी को ही मजबूत करेंगे। स्टूडेंट्स, आप प्रीवियस ईयर क्लास 11th में आपने कॉन्स्टिट्यूशन बुक पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारे यहाँ अंगीकार किया गया, साइन हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमने मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों ने उस पर साइन किया और 26 जनवरी 1950 को हमने उसको स्वीकृत किया, आत्मार्पित किया, देश को दिया। और उसके बाद ही हमारे यहाँ ये अब हुआ कि अंतरिम सरकार जो उसमें बनी थी, यानी आज़ादी मिलने के बाद एक काम चलाऊ सरकार, उसकी जगह पे जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को लाया जाए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने, जिसके लिए 1950 में ही हमने इलेक्शन कमीशन का गठन कर दिया, भारत के चुनाव आयोग का गठन किया और जो संविधान ने नियम तय किए थे उन नियम के आधार पे हम चुनाव करवाने का प्रयास हम लोगों ने शुरू किया, मतलब भारतीय लोगों ने शुरू किया। लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी कंट्री, इतना बड़ा देश, विविध प्रकार के लोग, नई नई आज़ादी मिली, नया नया पॉलिटिकल चेतना उनके पास है, कोई किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं और इतने बड़ी विविधता के साथ देश में चुनाव करवाना, अपने आप में हिमालय चढ़ना बहुत दुष्कर और कठिन कार्य था ये। और ये कार्य कैसे संपादित हो, नियम कानून तो बन गए, संविधान ने हमें दिशा निर्देश दे दिया, संविधान के माध्यम से हम कैसे चुनाव को आयोजित करें ये तो हमको पता चल गया, लेकिन इन चीज़ों को ज़मीन में कैसे उतारे, प्रैक्टिकली कैसे करें, ये एक समस्या बनी रही। अब देखिए, हमारे पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे 1950 में और देश को ये भी लगने लगा था कि 1950 में ही हमारे यहाँ आम चुनाव हो जाएगा। लेकिन हमने कहा ना कि ये एक बड़ा दुष्कर कार्य था, बहुत सारे उसमें काम होते हैं। पहले तो बॉर्डरिंग की जाती है एक तरीके से कि कैसे चुनाव आयोजित करवाए, किस प्रकार से मतदाता सूची तैयार किया जाए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनेंगी, तो ये सारी चीज़ें बनाना शुरू हुआ। इलेक्टोरल रूल्स होंगे उसमें। उसके बाद करीब 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जिनको इलेक्शन करवाना था, चुनाव करवाना था, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया गया और ये सारे काम उस समय किए गए और काफ़ी कठिन काम थे, काफ़ी चुनौती भरा यह सारा कार्य था। अब इसके साथ साथ इलेक्टोरल रोल्स तैयार करना था। इलेक्टोरल रोल्स के बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब वयस्क मताधिकार, और कितनी सारी महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था। अब इतनी महिलाओं को उन रोल्स में रखना था, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए, मतलब इतनी महिलाएं छूट गई। और उसके साथ साथ जिन महिलाओं का नाम दर्ज हुआ, तो उस समय की जो सोशल वैल्यूज़ थी, उस समय जो सामाजिक रीतियाँ थी, तो महिलाओं को उनके नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि वाइफ ऑफ, हस्बैंड ऑफ, ऐसे जाना जाता था। सॉरी, हाँ, वाइफ ऑफ, हस्बैंड ऑफ नहीं, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, ऐसे करके जाना जाता था। यानी इनकी बेटी, इनकी पत्नी, इनकी माँ, मदर ऑफ, यानी उनका अपना कोई पहचान नहीं था। तो इलेक्टोरल रोल्स पे भी ऐसे नाम चढ़ गए थे, आ गए थे, और जिसकी वजह से पहचान में एक बहुत बड़ा संकट आया, क्योंकि जब उनका नाम ही नहीं है, अब फलाने की बेटी का, फलाने की बीवी या फलाने की बेटी, वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ, ऐसा करके इलेक्टोरल रोल पे नाम है, तो ये कोई पुख्ता पहचान तो नहीं मानी जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इसको कैंसिल कर दिया।
अब फिर से इलेक्टोरल रोल बनना शुरू हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि कितना दुष्कर कार्य है ये। अब देखिए, उस समय हमारे देश में करीब 17 करोड़ मतदाता थे, वोटर्स थे, और इन्हें करीब 3200 MLAs को चुनना था और करीब 489 MPs को चुनना था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यह कार्य करना था। अब देखिए, इस आधार पे चूँकि एक बहुत बड़ा आकार था हमारे देश का, और हमारे यहाँ जो मतदाता थे वो भी बहुत लिटरेट नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, बहुत कम साक्षर थे। तो इसलिए इस वजह से चुनाव पूरा एक मुश्किल काम बन गया, और बहुत लोगों ने ये सोचा था कि यह काम हो नहीं पाएगा। हालांकि और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात है कि उस समय लोकतंत्र जो था वो सिर्फ रिच कंट्रीज़ के लिए समझा जाता था, कि जो अमीर देश हैं वही लोकतंत्र को अफोर्ड कर सकते हैं, लोकतंत्र अपने यहाँ लागू करवा सकते हैं। और सबसे फैक्ट की बात एक ये थी कि उस समय यूरोप में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, जबकि हमारे यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और बहुत सारे लोगों ने इसमें नेगेटिव कमेंट्स भी किए, जिसमें एक हमारे यहाँ के एडिटर थे जिन्होंने इसे बिग गैम्बलिंग ऑफ हिस्ट्री करार दिया, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ। ऑर्गेनाइज़र नाम की एक मैगज़ीन थी, उसने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ को अपने ज़िंदा रहते हुए देख लेंगे कि भारत में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो लागू किया गया चुनाव के लिए, वो असफल रहा। और उसके साथ साथ इंडियन सिविल सर्विस के एक अधिकारी ने यह कहा कि आने वाला जो दौर होगा वो ये देखेगा कि एक बहुत बड़ा समूह जो अनपढ़ और जाहिल है वो कैसे इलेक्शन का ड्रामा करता है। मतलब बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए। लोगों को ये लगता था कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र प्रभावी हो ही नहीं सकता, चुनाव हो ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ 2 बार इलेक्शन को रोकना भी पड़ा अलग अलग कारणों से। और एक बार 1951 अक्टूबर और दूसरी बार 1952 फरवरी तक, ये लास्ट बार हमारे यहाँ मतलब यही इलेक्शन, एक इलेक्शन फरवरी तक चला, 1952 फरवरी तक चला। और इसलिए इसे जो पहला आम चुनाव कहा जाता है वो 1952 का ही आम चुनाव कहा जाता है। और 1952 में ही देश में बहुत सारी जगहों में देश में चुनाव हुए। मतलब ये 2 साल तक चुनाव प्रक्रिया चलती रही। इसको आप ऐसे समझिए कि 50 से शुरू हुआ और 1952 फरवरी तक चला, और इसे 1952 का आम चुनाव ही कहा जाता रहा। और अब आप इसके आगे देखिए कि जब चुनाव हो चुके तो इस पूरे मतगणना में और मतदान, इन सारी चीज़ों में मतगणना काउंट करने में 6 महीने लगे। पूरा 6 मंथ्स में हमारे पास रिजल्ट आया पहले चुनाव का। और इसके साथ साथ जब चुनाव संपन्न हो गए और रिजल्ट आए तो करीब जो आंकड़े मत प्रतिशत निकला तो आधे से भी ज़्यादा लोगों ने अपना अमूल्य मत दिया। और जो चुनाव हारे उन्होंने भी इसकी निष्पक्षता पर संदेह नहीं प्रकट किया, यानी कि उन्होंने भी कहा कि चुनाव पूरी तरीके से सही और निष्पक्ष थी और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज अच्छी तरीके से लागू हुई। और उन लोगों के गाल पर एक करारा तमाचा था जो ये कहते थे कि भारत जैसा देश पूरी तरीके से इसमें असफल हो जाएगा, यह कार्य नहीं कर पाएगा। और हिंदुस्तान टाइम्स उस समय का एक बड़ा अखबार था, न्यूज़पेपर था, उसने लिखा था कि भारतीय जनता ने एक प्रकार से ये जो डेमोक्रेसी का एक प्रयोग था ये बहुत अच्छे तरीके से इसको किया और इसके लिए भारतीय जनता को कोटिशा बधाई। और एक तरीके से 1952 का ये पूरे विश्व के लिए ये 1952 का जो चुनाव था ये मील का पत्थर साबित हुआ। और ये प्रूफ हो चुका कि चुनाव कराने के लिए ज़रूरी नहीं कि लिटरेट पर्सन हो, जो एक तरीके से वोट के महत्व को समझना चाहिए। उससे पढ़ाई लिखाई अच्छी है, ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये कहिए कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको मत का अधिकार नहीं होना चाहिए, यह बात उस समय गलत साबित हो गई।
और भारतीय समाज ने इस चीज़ को दिखाया कि वो लोकतंत्र के मूल्यों को पहचानती है, समझती है और बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के पावन पर्व को उन्होंने पूरा किया, अच्छे से प्रतिस्थापित किया। तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। आप इन चीज़ों को देखिएगा, अभी हमने ये शुरू किया है, तो कल हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे। तब तक आप इसको अध्ययन करते रहिए, लर्न करते रहिए, और कल हम एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।